हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पे। दोस्तों आज के देखेंगे करंट अफेयर जो 10 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर होगा। इसमें आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, तो आप मेरे वीडियो को देखें और स्किप ना करें ताकि आपके क्वेश्चन जो है आगे चला जाए। तो देखिएगा आज का करंट अफेयर क्या कहते हैं। देखिए इसमें डिफिनेशन भी आपको देंगे, देखिएगा। फोर्ब्स, पहला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान मिला है, बताइएगा। कौन सा महिला का प्रथम स्थान मिला है? तो एंजेला मार्केल को, एंजेला मार्केल को जो है प्रथम स्थान मिला है 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में। ठीक है मेरे दोस्तों, किसको? एंजेला मार्केल को। याद रखिएगा, एंजेला मार्केल को जो है 100 पावरफुल वुमेन के लिस्ट में प्रथम महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ फोर्ब्स की तरफ से। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, जो देखिए। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल शीर्ष पर हैं। कहाँ के हैं? इस जो फोर्ब्स की तरफ से 100 पावरफुल वुमेन महिला के लिस्ट में जो है वो कहाँ से हैं? जर्मनी से। 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल शीर्ष पर हैं। कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पर है। कमला हैरिस जो है ये जो है तीसरे स्थान पर है। और निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पर है। 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिला शामिल हैं। रोशनी नाडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर हैं और किरण मजूमदार शाह जो है 68वें नंबर पर हैं। ठीक है, कौन? किरण मजूमदार शाह जो है 68वें नंबर पर है। लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगतियानी को सूची में 98वें स्थान पर दिया गया है। ठीक है, देखिए किरण मजूमदार शाह जो है कितना स्थान पर है? ये जो है 68वें स्थान पर है। ठीक है, और कमला हैरिस जो है कितने स्थान पर है? कमला हैरिस जो है तीसरे स्थान पर। और निर्मला सीतारमण जो है ये जो है निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर है। और 17वीं फोर्ब्स की लिस्ट में 30 देशों की महिला जो शामिल हैं। कितने देशों की जो है? 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिला है। ये जो है प्रथम स्थान पर एंजेला मार्केल। कहाँ के? पूरा क्वेश्चन, एंजेला मार्केल जो है कहाँ के हैं? जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है, बताइएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? कौन सा देश? तो आपका चीन देश जो है हाल ही में सूर्य कृत्रिम जो है संलयन का सफलतापूर्वक संचालित किया है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिएगा क्या कहता है। चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। ठीक है, क्या कर रहा है? चीन ने हाल ही में पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी। इस परमाणु रिएक्टर से जो है स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक
दुनिया में दूसरे स्थान के दावे का सच कर दिखाया है। ठीक है, चीन। कौन सा देश है? चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई? ठीक है, चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, ये जो हो गया है, कितना बढ़ गया है? 8,848.86 मीटर जो है ऊंचा हो गया है। ठीक है, 8,848.86 मीटर ऊंचा हो गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या करता है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर जो है बढ़ गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है 86 सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया है? 86 सेंटीमीटर जो है बढ़ गया। पूछ देगा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना बढ़ गया है, तो आंसर ऑप्शन में क्या मारेंगे? 86 सेंटीमीटर जो है बढ़ गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है, नेपाल और चीन ने 2 साल तक सर्वे वर्क पूरा करने के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की संयुक्त घोषणा की है। यह साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये जब मापा गई थी संयुक्त घोषणा की, यह 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई थी। कब? 1954 में। तो जो तो 86, तो उसके बाद जो है 86 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया है। नेपाल में साल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद यह अटकलें लगनी शुरू हो गई। अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव हुआ है। ठीक है, कितना? 8,848.86 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में से किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों, कब? 2024 में होने वाले खेलों में किस, यहाँ से होगा, किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? कौन से खेल? क्रिकेट, कबड्डी, ब्रेक डांस या फुटबॉल? बताइएगा। तो कौन सा खेल जो है, ब्रेक डांस खेल जो है आपका ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? कौन? पेरिस में 2024 में होने वाले खेल। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। ब्रेक डांस आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है, ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर दिया गया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए IOC ने यह फैसला दिया है। इसके अलावा स्केट बोटिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। इन 3 खेलों
को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ, कौन सा खेल? ब्रेक डांस। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया? किस बैंक का जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया? कौन सा बैंक जो है इसे रद्द कर दिया गया है? कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, या जनलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, या जन कल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, या पारसी सहकारी बैंक लिमिटेड? बताइए, तो कौन सा बैंक जो है लाइसेंस रद्द कर दिया? कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र का कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने महाराष्ट्र स्थित दी कराड़ा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99% से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। ठीक है, कौन सा बैंक का रद्द कर दिया? कराड़ा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैंक देखिएगा क्वेश्चन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है, जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग की पॉलिसी जारी की है, जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। देखिएगा क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका 10 किलोग्राम होगा, या 12 किलोग्राम, या 8 किलोग्राम, या 5 किलोग्राम? बताइए, तो इसका जो आंसर होगा 5 किलोग्राम। निम्न केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी किया, जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो 5 किलोग्राम से जो है अधिक नहीं होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए। सरकार ने स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर हमेशा उठाने वाले विवादों को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी तैयार की है। इसके अनुसार स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उसके वजन के 10% से ज़्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन जो है कितना रहेगा? 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वही प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई बैग नहीं होगा। ठीक है, जो कब से पढ़ रहे हैं, कहाँ गया? पहला से लेके पढ़ने वाली छात्रों को बस्ते का वजन जो होगा 1.6 से 2.2 किलोग्राम होगा, और 12वीं से 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। ठीक है, प्राइमरी का पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर सहित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर सहित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किनको?
किनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, अनिल त्यागी जी को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर सहित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनिल त्यागी को, किनको? अनिल त्यागी को। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए। पत्रकार लेखक राजकमल झा को जो है सम्मानित किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजकमल झा को। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुंडालो ने की है। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में $5000 के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की है। राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर निर्धारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार में चुना गया है। किसके कारण? निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले पर आधारित है, इसी कारण से इन्हें 10 किताबों में पुरस्कार से सम्मानित में चुना गया है, में से पुरस्कार चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखिएगा 8वां क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? ठीक है, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? किस पर? देश के पूंजीपतियों पर जो एक खास टैक्स लगाया जाएगा। कौन सा देश जो है एक नया कानून पारित किया है? ठीक है, कौन सा देश? अर्जेंटीना देश जो है पारित किया है। ठीक है, अर्जेंटीना देश जो है पारित किया है। देखिएगा इसका डेफिनेशन। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे इकट्ठा किए हुए धन का इस्तेमाल दवा और ज़रूरी चीज़ों को खरीदने में और राहत कार्य में किया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिसके पास 20 करोड़ पैसे यानी $25 लाख से अधिक की संपत्ति है। ठीक है, एक ही बार टैक्स लिया जाएगा, वो भी कौन से आदमी से? जिसके पास 20 करोड़ पैसे है यानी $25 से अधिक संपत्ति है, उससे जो है ये पूंजीपतियों का पैसा लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, 20 करोड़ से ऊपर जिसके पास पैसा है उसके नीचे वाले को नहीं लिया जाएगा। वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ठीक है, अगला देखिए। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु भारत का पहला घर किस स्थान पर स्थापित किए जाने वाला है? ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु भारत का पहला घर किस स्थान पर स्थापित किया जाने वाला है? कौन सा? भारत का पहला घर किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? बताइएगा, कौन सा स्थान पर जो है स्थापित किया जाएगा? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या गोवा? बताइए। तो ये जो है बेंगलुरु जो है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल की सुरक्षा हेतु भारत का पहला घर जो है किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु, इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर जल्द ही बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। जल्द ही जो आपके बेंगलुरु में जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्थापित किया जाएगा। ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए आरक्षित 2 सरकारी संचालित बाल गृह बेंगलुरु नगर में स्थापित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इस परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लड़कियां या लड़कों के लिए राज्य द्वारा संचालित बच्चों के घर में कई ट्रांसजेंडर बच्चों
सहज नहीं थे, इसलिए यह एक शानदार कदम है। ठीक है, कौन से? बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हैंसल डिंटलमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया जाएगा? प्रतिष्ठित पेन हैंसल डिंटलमैन प्राइज से जो है निम्नलिखित में किसे इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हैंसल टिलंटमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया जाएगा? किन्हें? अंजिल देशमुख, विजय माथुर, अनीता आनंद या किशन कुमार को? तो जो है अनीता आनंद देशमुख या विजय माथुर या अनीता आनंद या किशन कुमार को। देखिएगा, तो ये जो है अनीता आनंद जी को जो है आपको पेन हैंसल डिंटल प्राइज 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा इसका डिफिनेशन। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका अनीता आनंद को इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हैंसल डिंटलमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी किताब द पेशेंट असैसिन ए ट्रल टेल ऑफ मैस्कर रिवेज एंड द राज के लिए सम्मानित किया गया है। इस किताब में उन्होंने एक वर्ष 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से घिरे एक युवक की कहानी को पिरोया है। ठीक है, कौन? अनीता आनंद। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हुवारा बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम बताइए। हुवारा बस्टर्ड का जो है वैज्ञानिक नाम बताइए। कमली हुवारा या क्लाइमाटोटिस पायलट या नासा N60 या कैले क्लाइमाइडोटिस अंडुलाटा। क्लाइमाइडोटिस अंडुलाटा। तो ये जो है आपका आंसर की क्या होगा? हो जाएगा आपका क्लाइमाइडोटिस अंडुलाटा। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिएगा। हुआर बस्टर जिसका वैज्ञानिक नाम क्लाइमाइडोटिस अंडुलाटा है, जिसे अफ्रीकी हुआरा के रूप में भी जाना जाता है। 2014 में आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुरक्षित रूप से सूचीबद्ध है। यह एक बड़ा बस्टर्ड है जो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका एशिया के शुष्क आवासों में रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्लाइमाइडो अंडुलाटा। ठीक है, अगला देखिए। HL2M टोकाम रिएक्टर कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश से संबंधित है? HL2M टोकामक रिएक्टर कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश से जो है संबंधित है? बताया कौन सा देश से जो है संबंधित है? भारत से, चीन से, जापान से, अमेरिका से। यहाँ देखिए HL2M टोकामक रिएक्टर कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर किस देश से संबंधित है? इससे पहले हम बताए थे कृत्रिम सूरज परमाणु जो है चीन से अवस्थित है, तो ये जो है चीन से अवस्थित है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिएगा। HML2M टोकामक पर रिएक्टर कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर चीन का है, जिसे देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं में से एक महान अग्रिम को चिन्हित करते हुए इसे पहली बार सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। यह चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है। यह सिचुआन प्रांत में मौजूद है। सिचुआन प्रांत में मौजूद है। इसे अक्सर पैदा होने वाली प्रचंड गर्मी और बिजली के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा?
चीन का जो होने वाला है उसे कहा जाता है कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। किस किस जगह के नवनिर्मित मेजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद कर दिया गया है? किस जगह के नवनिर्मित मेजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जो है जय हिंद ब्रिज कर दिया है? किस जगह का नाम बदलकर जो है कर दिया गया है? ठीक है, तो कौन सा जगह है वह? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मध्य प्रदेश? तो जो होगा कोलकाता। कोलकाता जो है नवनिर्मित मेजर हाट ब्रिज के नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया। पहले जो नाम था नवनिर्मित मेजर हाट ब्रिज, अब जो कर दिया गया है जय हिंद ब्रिज। ठीक है, कौन सा जगह पर? कोलकाता। इसका डेफिनेशन देखिए। कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हाट, कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। इसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने की थी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया था। यह पुल 650 मीटर लंबा है और इसे सितंबर 2018 में ढलने वाले पुराने 2 लेन पुल के स्थान पर बनाया गया है। यह साइडम डायमंड हार्बर रोड पर स्थित है। यह शहर के केंद्र की बेहला और उससे आगे एक दक्षिण पश्चिमी उपनगरों में से जोड़ा जाएगा। यह नया पुल दोहरी क्षमता वाला एक 4 लेन केवल रेल ओवर ब्रिज है जिसकी भार क्षमता 385 मीट्रिक टन है। ठीक है, अगला देखिए। निम्न में से कौन सा राज्य अपने पहले 3 दिवसीय प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? निम्न में से कौन सा राज्य अपने पहले 3 दिवसीय प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य है जो दिवसीय प्रवासी पक्षी उत्सव योजना बना रहा है? बताइए। बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या उड़ीसा? कौन सा राज्य? तो बिहार जो है 3 दिवसीय प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है। कौन से राज्य? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। बिहार अपने पहले 3 दिवसीय पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है जो भागलपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। कौन से जिला में? भागलपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भागलपुर वन प्रभाव, स्थानीय मंदार नेचर क्लब और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, कहाँ? बिहार में। अगला देखिए। नवनियुक्त एशियन ऑफ द ईयर का नाम बताइए। नवयुक्त एशियन ऑफ द ईयर का नाम बताइए। नवीन भटनागर, गोस्वामी या अदार पूनावाला या कृष्णा बघेल या अरविंद? बताइए। सॉरी, यहाँ पे जो है नवीन भटनागर है और यहाँ अदार पूनावाला, कृष्णा बघेल और अरविंद गोस्वामी जो है अरविंद गोस्वामी है। तो इसका जो होगा अदार पूनावाला। आंसर जो क्या होगा? अदार पूनावाला। इसका डेफिनेशन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को एशिया ऑफ द ईयर चुना गया। सिंगापुर के प्रमुख अखबार द स्ट्रेस टाइम ने पूनावाला सहित 6 लोगों को इनके लिए चुना गया है। ठीक है, इसके लिए 6 लोगों को चुना गया है। ये जो है अदार पूनावाला कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ जो है कौन है? अदार पूनावाला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। जिन्हें जो है एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है, इनको जो है एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए। इतना ही है मेरे दोस्तों आज का करंट अफेयर, इतना ही। और आगे कल हम देखेंगे करंट अफेयर, वो भी नया नया रहेगा, वो भी अच्छा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन जो आपके
आप पढ़ सकते हैं या skip